हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। माय नेम इज अजय सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब पीसीएस मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों का जो सिलेबस है पंजाब पीसीएस मेंस का वो क्या है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। साथ में देखेंगे कि यूपीएससी में पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके पहले पंजाब पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं इससे पहले उनमें कितने सवाल पूछे गए हैं, है ना, और कौन कौन से टॉपिक्स से वो पूछे गए हैं उन पे नजर डालेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो इस साल भी या जो अगले साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आपका मेंस होगा तो उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं थीम से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है और क्या पैटर्न रहता है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका, है ना, कि किस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछता है, किस हिसाब से वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है ना। चलिए, और आज हम एक ब्रीफ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो देखो, यहां पे जो है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी गाइडिंग लाइट होनी चाहिए वो है यहां पे सिलेबस। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहली चीज जो यहां पे लिखी गई है वो है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी नेबरहुड में कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज के साथ हम रिलेशंस पढ़ेंगे, है ना। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। साथ में यहाँ पे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स की यहाँ पे बात की गई है। बायलैटरल बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में जो होंगी, है ना। यहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग्स जैसे कि सार्क हो गया आपका, एशियान हो गया आपका, क्वाड हो गया, इस तरह की ग्रुपिंग्स हैं। और यहाँ पे जैसे ब्रिक्स हो गया। ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो गई जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशंस हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया। इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम डिटेल में यहां पे देखेंगे। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट हो, रिसेंटली हमने किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करा हो कि या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पार्ट लेना चाहें, है ना, वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हो, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड यहां पे देखो है आपका इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज का इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ अनाउंस किए, है ना। उसकी वजह से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट थी वो थोड़ी चेंज होते हुए आपको दिख रही है। हम चाइना के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, है ना। जो हमारा 2020 के बाद चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे बट हम जो हमारी आर्मी है वो थोड़ी पीछे हो गई है जहां पे जो प्रॉब्लम्स थी उन साइड से, है ना। तो और हम रशिया के साथ ज्यादा अलाइन करना अब स्टार्ट कर दिया है हमने। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली जो है पुतिन जी भी इंडिया आए थे, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉलिसीज होती है वहां की पॉलिटिक्स किस हिसाब से अफेक्ट करती हैं इंडिया के इंटरेस्ट को। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा वो लोग हैं इंडिया के जो बाहर किसी कंट्री में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना। और इंडिया के भी हो सकते हैं, इंडियन रीजन के भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो वो फायदा हमारे को पहुंचाते हैं वो है वहां से पैसा भेजना। उनकी फैमिलीज यहाँ पे इंडिया में रहती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया अपनी फैमिली के लिए पैसा भिजवाते हैं और जो वो पैसा भिजवाते हैं वो डॉलर्स में भिजवाते हैं। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी बढ़ता हुआ यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, अगली जो चीज है यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखी है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशंस आपका एजेंसीज हो गया, फोराज हो गया, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, जैसे कि डब्ल्यूएचओ है, यूएन है ना। इन ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी आपको क्या है, इनका आपको देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, मैंडेट, है ना, किस चीज के लिए काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, है ना। ये आपका सिलेबस पूरा है, ये ना पार्ट नहीं है, पूरा है सिलेबस है आपका ये। तो ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो सिलेबस में चीजें मेंशन्ड है उनका आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर करना पड़ेगा आपको उनको। ठीक है, दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं। अभी भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थीम्स पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दो चीजें जो है ना, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपका मेंस का जो पेपर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए,
तो देखो यहाँ पे हमने थोड़े यूपीएससी के भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि इंडिया एंड नेबर्स से, नेबरहुड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप डिटेल में इनको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपकी थोड़ी मेहनत यहाँ पे कम कर दी है, नहीं तो आपको अलग अलग पेपर्स देखने पड़ने थे और उसके हिसाब से फिर आपको उनको एडजस्ट करना पड़ना था। बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स पे जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे देखो लिखे हैं। चलिए, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे जनरल आईआर के जो रीजनल ग्रुपिंग्स के नहीं है ना, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं एक जगह पे, है ना। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये जो पंजाब पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको थोड़ा हम देखेंगे कि कौन कौन सी थीम्स पे यहाँ पे पूछे गए हैं। देखो, ये जो पेपर है यहाँ पे 2020 का पेपर है, इसमें देखो यहाँ पे एक बॉडी है क्वाड, आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है रिसेंटली बॉडी, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहां पे लिखा है रीसेंट वॉर बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, तो वहां पे क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। आगे देखो, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन पाकिस्तान, है ना, चेंजिंग जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन पाकिस्तान विल स्टेबलाइज द साउथ एशियन रीजन, क्रिटिकली एनालाइज। तो यहां पे देखो ये भी थोड़ा आपको देख रहा है कि चेंजिंग जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बेसिकली यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी आप क्वेश्चन देखोगे, वो रीसेंट इवेंट्स से रिलेटेड ज्यादा पूछे गए हैं, मतलब करंट अफेयर्स पे आपकी कमांड ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 1 से 2 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स जो हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन सारे इवेंट्स को पढ़ लो भाई, है ना, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि वहां से आपका क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ठीक है ना। इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पे भी आपको देखो 2020 के टाइम पे और 21 के टाइम पे जब ये पेपर हुआ था, उस टाइम पे ये सारी चीजें न्यूज में थी और यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई। नेक्स्ट देखो यहां पे चाइना यूएस, चाइना यूएस के बीच में स्ट्रगल चला है, ऑब्वियसली पता ही है ना, ट्रेड वॉर्स और इन सब के बीच में स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी चला हुआ है। यूएसए अभी भी टॉप पे है कंट्री, बट अब उसको टॉपल करने के लिए चाइना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिससे यूएस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया कि जो चाइना इनहेरिटिंग द सोवियत यूनियंस एबिलिटी टू डायरेक्ट राइवल यूएस एंड एम्पावर इट्स ओपोनेंट्स, इज द वॉर विटनेसिंग ए रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे कोल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए लड़ रहे थे, क्या सेम सिचुएशन दोबारा से उत्पन्न हो रही है यूएसए और चाइना के बीच में? ये भी किसका है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो काइंड ऑफ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, देखो आपको क्या होना चाहिए, आपको स्टैटिक नॉलेज भी होनी चाहिए, बट आपको साथ में कौन सी नॉलेज चाहिए? आपको चाहिए करंट अफेयर्स की नॉलेज कि कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज में है, पॉसिबिलिटी है कि उन पे क्वेश्चंस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन पे क्वेश्चंस आए, है ना। चलिए आगे देखो, यहां पे कनाडाज रिस्पॉन्स टू फार्म लॉज, ऑब्वियसली करंट अफेयर में था जी उस टाइम पे। इसके बाद देखो आत्मनिर्भर भारत, शेल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम चाइना सप्लाई चेन। चाइना से देखो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हम अभी भी चाइना पे, है ना। जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे, जो दवाइयां बनाने के काम आते हैं, लगभग 70% वहां से आते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखो हम कितने ज्यादा डिपेंड करते हैं। टॉयज कितने हैं, मैक्सिमम टॉयज चाइना से आज की डेट में इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो करंट में है। और यहां पे देखो हम अब चाह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करें, है ना, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को अपनाएं, जिसके तहत हम चाइना पे ही ना निर्भर रहे, किसी और कंट्री को भी फाइंड आउट करें, जैसे ताइवान है ना, और बहुत सारी कंट्रीज है जहां से हम चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो यहां पे अगला क्वेश्चन है WHO कोविड-19 से रिलेटेड। यहां पे मैंडेट ऑफ WHO पूछा है और यहां पे हाउ बाइंडिंग इट्स डिसीजंस पूछा है। अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मैंडेट, तो डायरेक्ट देखो यहां पे मैंडेट पे क्वेश्चन आ गया WHO के, ठीक है। और ऑब्वियसली इट वाज इन न्यूज बिकॉज कोविड-19 है ना उस टाइम पे आया हुआ था, तो उससे रिलेटेड यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहां पे मैं एनालाइज करे इसके क्वेश्चंस, तो मैंने एनालाइज करके यही देखा कि करंट ओरिएंटेड ज्यादा है और ट्रेडिशनल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़े घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, है ना। चलिए नेक्स्ट जो यहां पे 2015 में है, देखो यहां पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान और नेपाल के रिलेटेड पूछी है। मोदी जी की फॉरेन जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड यहां पे चीजें पूछी गई हैं, है ना। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं आपके, जैसे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, उनका क्या क्या रोल है ना, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। रीसेंट शिफ्ट एंड ट्रेंड्स इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इन इंडिया,
ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है ना। इंपैक्ट ऑफ इंडिया यूएस ट्रीटीज ऑन इंडिया चाइना रिलेशन, देखो इंडिया यूएस की ट्रीटीज जो हो रही है उसका इंडिया चाइना रिलेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, काफी आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे करोगे सिर्फ इंडिया यूएस रिलेशन पढ़े, इंडिया चाइना के साथ उसको लिंक भी आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी देखो यहां पे चीजें हैं। इसके बाद 2014 का यहां पे पेपर है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की रीसेंट विजिट पे क्वेश्चन है, ब्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे देखो डिफरेंस पूछा गया डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। G4 की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की बात करे जा रही है कि आज की डेट में जो यहां देखो रेलेवेंस क्या है नॉन अलाइनमेंट की आज की डेट में, ठीक है। देखो आपको जैसे पता ही होगा इंडिया ने एक मूवमेंट चलाई थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी ये, है ना। और इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू एक की प्लेयर थे इस जो बॉडी है उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अब इसकी जो नॉन अलाइनमेंट जो है उसकी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आया है। देखो यहां पे इंडियन डायस्पोरा, अभी हमने सिलेबस में पढ़ा है ना, इंडियन डायस्पोरा पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यूएस से रिलेटेड डायस्पोरा, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा यूएसए में जैसे गूगल है, गूगल के सीईओ जो है ना, जो अल्फाबेट उसकी जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है उसकी सीईओ सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के आपके सत्य नडेला है, ठीक है। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ कौन है, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो काइंड ऑफ इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है यूएस वाले डायस्पोरा की, तो डायस्पोरा पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया। इराक क्राइसिस, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पे चैलेंज बन रहा है मोदी गवर्नमेंट के लिए, है ना। मिडिल ईस्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट आर द प्रॉब्लम इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक है। तो बेसिकली वही चीजें हैं जो सिलेबस में है और दूसरी जो करंट अफेयर्स में है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना वो इनके अकॉर्डिंग बिल्ड होनी चाहिए। और जो ये नोट्स बनाए गए हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा है ना इस कोर्स में, वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमने पूरा कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इन दोनों चीजों को बताने से पहले, इन दोनों पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले यहां पे एक आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी, उसके बाद ये आपके लिए मक्खन हो जाएगी आगे वाली चीजें। देखो कैसे इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका हम ओरिजिन देखते हैं कि कहां से हुआ था, ठीक है। ओरिजिन देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, 1990s की बात है ना। इंडिया में आई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग मेंस प्री क्लियर करके आए होंगे, आपको पता ही होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या थी, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी, इंडिया की इकोनॉमी खतरे में थी, ठीक है। इंडिया के पास कुछ ही दिनों का पैसा बच गया था क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व यहां पे क्या हो गया था, खाली हो गया था, है ना। फॉरेक्स रिजर्व खाली होने वाला था। तो अब यहां पे क्या किया गया, यहां पे कुछ रिफॉर्म्स लाए गए जिनको बोला गया एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये रिफॉर्म्स लाए गए। अब देखो इस टाइम भारत एक वित्तीय संकट यानी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को ट्रेड बढ़ाना है कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के साथ, ठीक है। बेसिकली हमारे को जो ट्रेड वॉल्यूम्स हैं अपनी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ही नहीं बढ़ानी है, हमारे को ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अपनी जो एंगेजमेंट है, जो ट्रेड है वो बढ़ाना है। जैसे कि इंडिया की ईस्ट में जो ये यहां पे आपको कंट्रीज दिख रही हैं, इनके साथ हमारे को क्या करनी है, अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है। तो इंडिया ने यहां पे स्टार्ट करी एक पॉलिसी जिसको बोला जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी, कि भाई अब हमारे को ट्रेड के लिए सिर्फ वेस्ट की तरफ ही नहीं देखना पड़ेगा, हमको किसकी तरफ देखना पड़ेगा, इन कंट्रीज की तरफ भी देखना पड़ेगा। यहां पे भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे प्रोडक्ट्स की जरूरत है ना। और इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ के प्रोडक्ट्स किधर बेचे जा सकते हैं, यहाँ पे बेचे जा सकते हैं, और यहाँ के प्रोडक्ट्स को भी एक्सेस मिलेगी कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात करेगी कि हमारे को अपने ट्रेड पार्टनर्स जो है उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके बैकग्राउंड में चीज होनी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे ये पॉलिसी
लाई गई थी एक्ट जो सॉरी आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट पॉलिसी का मेजर जो फोकस रहेगा वो इकोनॉमिक फोकस रहेगा, है ना, और बाकी एरियाज की वहां पे ज्यादा बात नहीं होगी, इकोनॉमी की ज्यादा यहाँ पे बात होगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है कब लॉन्च हुई थी, 1991 में अंडर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन आया डायरेक्टली, तो आप इंट्रोडक्शन में ये फैक्ट्स यूज कर सकते हो। कंटेक्स्ट में देखो क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई थी, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, साथ में ही इसी टाइम पे यूएसएसआर जो था वो भी क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था। देखो 1990s से पहले की बात अगर करी जाए तो यहां पे कोल्ड वॉर चला हुआ है दो कंट्रीज के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, है ना। अब ये जो वॉर होता है ये लगभग कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है आपका 1990s में ही, और जो सोवियत यूनियन है वो टूट जाती है बहुत सारी कंट्रीज में, और जो उसका सक्सेसर बचता है वो है रशिया। तो देखो यूएसएसआर जो हमारा एक ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, जिसपे हम मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, अब उसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स क्या हो गए हैं, ऑब्वियसली वो कंट्री ही नहीं बची है, अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो अब हमारे को नए पार्टनर्स देखने हैं, है ना। तो ये भी एक बैकग्राउंड है, ये भी याद रखना कि इस वजह से भी हमने किसकी तरफ देखा, लुक ईस्ट की तरफ देखा, है ना। बेसिकली हमने लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई, ईस्ट की तरफ हमने देखा। एंड अ नीड फॉर अ न्यू ट्रेड पार्टनर, ठीक है, ये कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। कोर फोकस यहां पे जो था वो था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशिया, रिकनेक्टिंग विद इंडियाज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज इन द रीजन। तो मेजर फोकस जो था वो आपका क्या था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और अब इसको आप अचीव कैसे करोगे, बिकॉज इंडिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन जिसका नाम है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कहां फैला है, जो ये वाली कंट्रीज हैं, ईस्ट वाली कंट्रीज, यहां पे काफी हद तक क्या है, बुद्धिज्म है, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है। बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी हैं बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बुद्धिज्म काफी ज्यादा अमाउंट में है। तो वो जो पुरानी कल्चरल टाइज हमारी इनके साथ थी, है ना, सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं, बाकी चोला के टाइम पे, चोला एम्पायर जो था उसके टाइम पे भी काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी इस साइड चोला एम्पायर की, ठीक है। तो वो जो हिस्टोरिक लिंक्स है उनको निकालो, है ना, और उनके बेसिस पे यहाँ पे क्या बनाओ, इनके साथ इंटीग्रेशन बनाओ, इनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करो। की फीचर्स यहां पे क्या रहे, देखो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स यहां पे बढ़ाए गए, एशियान एज अ सेंट्रल पिलर ऑफ एंगेजमेंट, यहां पे इस पे ज्यादा फोकस किया गया आसियान पे, ठीक है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये एक एसोसिएशन है जिसके टोटल अब 11 मेंबर्स हो चुके हैं, पहले 10 मेंबर्स थे, अब टोटल मेंबर्स क्या हो गए हैं, 11 हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे ये बॉडी है, एक पूरा कार्टेल है ना, 11 कंट्रीज का ये पूरा का पूरा एक, है ना, यूनियन टाइप समझ लो। अब देखो एक एक कंट्रीज के साथ रिलेशंस रखेंगे, इसके साथ इस पूरी, और इससे बढ़िया इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अगर हम अच्छे रिलेशंस रखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ट्रेड वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे सेंट्रलिटी पे रखा क्या, एशियान को, कि एशियान जो नेशंस हैं उनके साथ हमारे को अच्छे रिलेशंस रखने हैं। यहाँ पे हमने कल्चरल डिप्लोमेसी भी पॉइंट रखा है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हमने यहाँ पे बढ़ाने की बात करी, और पार्टिसिपेशन जो रीजनल फोरम्स यहाँ पे हो रहे हैं उनमें भी हमने थोड़ा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि इकोनॉमी यहाँ पे सेंटर में थी, और दूसरी जो सेंटर में चीज थी वो थी एशियान, ठीक है। इसी पे हमारा फोकस था, बाकी हमने ज्यादा फोकस नहीं करा, बिकॉज इंडिया को अभी पैसा की जरूरत है, इंडिया को इस टाइम किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो हमने ये अपनी सेंट्रलिटी रखी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसके तहत हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, देखो यहां पे इंडिया बिकम अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बन गया 1992 में, फुल डायलॉग पार्टनर बन गया आपका कब, 1996 में, और यहां पे इंडिया को एंट्री मिल गई एशियन रीजनल फोरम में, एआरएफ में 1996 में, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इंडिया एशियन ट्रेड जो था वो 1990s में जो मार्जिनल लेवल्स पे था वो यहां पे $70 बिलियन तक पहुंच गया आपका 2010 तक, ठीक है। यहां पे एक और ऑर्गेनाइजेशन मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, इसके तहत भी यहां पे कॉर्पोरेशन दिखाई गई, है ना, कल्चर टूरिज्म एंड एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है, आया समझ में। तो 2010 में ये मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये देखो यहाँ पे नेचर अगर देखा जाए तो लार्जली इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक नेचर था, है ना, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इस जगह के का हमने यूज नहीं करा, ठीक है। और यहाँ पे जो था बाकी जो फील्ड्स हैं जैसे डिफेंस हो गया, इनमें हमने पार्टिसिपेशन इनके साथ नहीं दिखाया। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं,
है ना, 2010, 11, 12, 13, है ना। यहाँ पे इंडिया में भी इंटरनली बहुत ज्यादा खुश नहीं है जो जनता है ना। और यहाँ पे क्या है, जो 2014 के इलेक्शंस होते हैं और वहां पे एक नई पावर उभर के आती है, नरेंद्र मोदी। अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उसके बाद वो फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा चेंज कर देते हैं। पहले हमारी सिर्फ रिएक्टिव पॉलिसी होती थी, अब यहां पे मोदी जी के आने के बाद यहां पे प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी स्टार्ट हो गई है। मोदी जी आपने देखा होगा काफी ज्यादा विजिट करते हैं बाहरली कंट्रीज की, और 2014 में तो खासकर आपने देखा होगा उन्होंने फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा विजिट करी हैं, बहुत सारी कंट्रीज की विजिट करी हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के साथ भी कोशिश की गई कि रिलेशंस को अच्छा करा जाए। बट वही है, जो कुत्ते की दुम है वो टेढ़ी तो रहेगी ही, वो सीधी नहीं होगी, है ना। तो उनके साथ कोई फायदा हुआ नहीं और आगे जाके हमारे को टेररिस्ट अटैक फिर से देखने को इंडिया में मिले। अब जो है हम देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। चलो, अब ये पॉलिसी कब अनाउंस करी गई थी? देखो 2014 में ये पॉलिसी अनाउंस करी गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये क्या है पॉलिसी आपकी स्टार्ट करी है, और इसका रीजन क्या रहा? देखो अब यहां पे जैसे आपने उसका बैकग्राउंड देखा, अब आपको इसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है जहां पे ये एशियान प्रॉपर वर्क करती है ना, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, पैसिफिक ओशन वाला जितना रीजन है, वहां पे एक नई पावर इमर्ज होके आ रही थी जिसका नाम था चाइना। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है ना, चाइना एक पीस लविंग देश है नहीं, उसको प्रॉब्लम ही क्रिएट करनी है। उसको क्या चाहिए, दूसरी कंट्रीज को जब तक वो तंग नहीं कर लेता तब तक उसका मन नहीं भरता है, ठीक है। तो अब चाइना ने यहां पे क्या करा, चाइना ने जो ये कंट्रीज हैं जैसे कि आपका फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बेसिकली इनके जो आइलैंड्स हैं वहां पे, उनको इसने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में चाइना बहुत टाइम से एक बात कर रहा है एक लाइन की, जिसको बुलाता है 9 डैश लाइन, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन बनाई हुई है साउथ चाइना सी में, और ये जो इसके अंदर पूरा एरिया आता है इसको क्लेम करता है चाइना। पूरे एरिया को कौन क्लेम कर रहा है? चाइना क्लेम कर रहा है। इस पूरे एरिया को अगर चाइना क्लेम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो आइलैंड्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आइलैंड है, यहाँ पे कोई आइलैंड है, ये आपका फिलीपींस हो गया, देखो यहाँ पे फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स हैं, उस पे किसका कब्जा हो गया है? ये आपका चाइना का कब्जा हो गया है ना। तो यहाँ ये सारी प्रॉब्लम रह रही है। इन प्रॉब्लम की वजह से इस पूरी चीज की वजह से इस पूरे एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी इंडो पैसिफिक रीजन में, और यहां पे चाइना जो है बहुत तगड़े तरीके से राइज कर रहा था, और चाइना के राइज से इंडिया को भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे भी बहुत ज्यादा क्या है, उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, साथ में एक और पावर यूएसए को बहुत ज्यादा खतरा है। किससे? चाइना से। बिकॉज चाइना अगर यूएसए की डोमिनेंस को कोई खत्म कर सकता है तो वो कौन करेगा? चाइना खत्म करेगा। दूसरी चीज है, यहां पे जो ये मनमाना बिहेवियर हो गया था इंडो पैसिफिक रीजन में, इससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेप्स भी उठाने पड़ने थे, है ना। तो इससे रिलेटेड ऑब्वियसली आप कुछ स्टेप्स तो उठाओगे, बिकॉज आपकी शिप्स भी तो यहां से जा रही हैं, इंडिया का भी ट्रेड जा रहा है, यूएसए का भी ट्रेड जा रहा है, और यहां पे अगर इस एरिया में चाइना की डोमिनेंस रहती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। जो नेविगेशन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना। जो शिप्स आपकी इधर उधर जाती हैं, है ना। आज भी मैक्सिमम ट्रेड जो होता है आपका वाया सी लेन्स होता है, तो सी लेन्स को सिक्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये चीज है। और 2013-14 के टाइम पे एक और पॉलिसी चाइना ने अपनाई, है ना, एक और इनिशिएटिव चलाया जिसको इन्होंने बोला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और आगे जाके ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना चाइना का, इसका एक पार्ट जो है इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी निकलता है, ठीक है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना यहां पे क्या कर रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इससे पास होता है, और इंडिया की सॉवरेनिटी को ये चीज हर्ट करती है। इसीलिए हमने क्या करा भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन हमने सीपेक से हम सीपेक का मेंबर नहीं बने, जबकि ऑफर हमारे को भी, सॉरी सीपेक का नहीं, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बने हमारे को, जबकि ऑफर करा गया था, बिकॉज इंडिया की जो सॉवरेनिटी है
उसको वायलेट करता है ये सीपैक, इसीलिए हमने इसको पार्टिसिपेट नहीं करा इसमें, ठीक है। तो ये असर्टिव रोल भी था चाइना का, इस वजह से हमने यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस करा, ठीक है। देखो यहाँ पे रैशनल क्या था, चेंजिंग इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, चाइनाज असर्टिवनेस एंड नीड फॉर अ फास्टर विजिबल आउटकम, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करी यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई, जिसके तहत अब ना सिर्फ हम एशियान कंट्रीज के साथ एंगेज करेंगे, हम किसके साथ एंगेज करेंगे, हम जापान के साथ भी एंगेज करेंगे, हम साउथ कोरिया के साथ भी एंगेज करेंगे, हम बाकी जो कंट्रीज हैं एशियान से जो अलग कंट्रीज हैं उनके साथ भी एंगेज करेंगे। साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ इंडिया एक और ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है जिसको बोला जाता है क्वाड। क्वाड भी कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक जो रीजन है और चाइना की जो डोमिनेंस वहां पे आ रही है उसको खत्म करने के लिए एक बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहां पे बनाई गई है, ठीक है। चलिए, जो यहां पे कोर फोकस है वो देखेंगे तो क्या है, स्ट्रेटेजिक भी है, डिफेंस कॉर्पोरेशन भी हम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी कर रहे हैं। जबकि जो वो वाली हमने पहले वाली जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, या सॉरी जो पॉलिसी पढ़ी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, वहां पे ज्यादा फोकस किस पे रहता था, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे। यहां पे स्ट्रेटेजिक डिफेंस और कनेक्टिविटी पे भी फोकस किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन विद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो यहां पे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की भी क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। देखो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, वो बहुत क्या है भाई, वो काफी ज्यादा सेक्लूडेड रीजन है। यहां पे ये जो कॉरिडोर है इंडिया का, इसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक भी इसको बोला जाता है। और इस चिकन नेक पे यहाँ पे जो चाइना है उसकी नजर है, वो इस चिकन नेक को इंडिया से क्या करना चाह रहा है, इसको अगर उसने ब्लॉक कर दिया ना इस नेक को, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट देगा। और नॉर्थ ईस्ट में अभी भी जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके तहत यहां पे क्या किया जाएगा कि यहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। इन कंट्रीज का ट्रेड, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज है उनका ट्रेड आपका, जैसे यहां पे म्यांमार हो गया है ना, थाईलैंड हो गया, ठीक है, और ये सारी जो कंट्रीज हैं इनके साथ इनका ट्रेड बढ़ाएंगे और उस वजह से इस एरिया को भी हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। आगे हम देखेंगे कुछ की प्रोजेक्ट्स है ना जो यहां पे चलाए गए हैं। नेक्स्ट देखो यहां पे है आपका स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट। देखो की फीचर्स में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद एशियान है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, पैसिफिक आइलैंड्स है ना, यहाँ पे इस पे फोकस ज्यादा किया जाएगा। एम्फेसिस ऑन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर। अगर हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे की फीचर्स की बात करें, अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं, तो वो है देखो यहाँ पे किस पे वो है, एम्फेसिस है मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट पे। जहां की लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था, सिर्फ इकोनॉमिक पे ज्यादा फोकस था, यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे एंगेज करेंगे, सोसाइटल, इकोनॉमिक, सॉरी सिक्योरिटी लेवल, कल्चरल लेवल, डिजिटल लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हम यहाँ पे बात करेंगे है ना। देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा, डिफेंस पार्टनरशिप पे भी ध्यान दिया जाएगा। देखो डिफेंस पार्टनरशिप यहाँ पे एक की फीचर है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही है, पहले नहीं होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा एक ब्रह्मोस करके मिसाइल है, ठीक है, इंडिया की जो है क्रूज मिसाइल है ये, और इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। हमने ब्रह्मोस जो है उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, फिलीपींस को भी, वियतनाम को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस पार्टनरशिप भी हम इन कंट्रीज के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो इस पॉलिसी का भी जो एम है वो है एशियान सेंट्रलिटी, कि एशियान को सेंट्रलिटी में रखेंगे, उसके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, उसके साथ डिफेंस मीटिंग करेंगे, जैसे कि यहां पे एशियान डिफेंस मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। देखो एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग का मतलब ये हुआ कि एशियान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वही मिलेंगे, बट प्लस का मतलब यहां पे है कि और कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे जिसमें कि इंडिया भी शामिल है ना। एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में इंडिया भी शामिल है। ईस्ट एशिया समिट में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। एशियान इंडिया समिट भी अलग से होती है, इसमें भी ये पार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एशियान सेंट्रलिटी को यहां पे क्या किया गया है, यहां पे उसको भी रखा गया है। साथ में ही देखो एशियान के साथ 2009 में यहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है गुड्स में, है ना। 2014 में अगर बात करूं 2014 में, तो यहां पे इनके साथ सर्विसेज में भी एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2014-15 की बात है। अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो यहां पे देखो, ये चीज आप लिख सकते हो एग्जाम में, 4 C's पे डिपेंडेंट है, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो
तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस तरीके के एब्रीवेशंस अगर आप यूज करोगे तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इनके साथ हम कर रहे हैं, जैसे कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। ठीक है, ना सिर्फ एशियान पे फोकस है बल्कि जापान, है ना, आपका जो ये हो गया साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज के साथ भी हमने क्या है अपने पार्टनरशिप बढ़ानी है। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर देखो इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम स्टार्ट किया गया है। इंडो पैसिफिक विजन जो हमारा है ना, एक ब्रॉडर इंडो पैसिफिक विजन, वो भी यहां पे दिमाग में रखना है। मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ानी है और एक सागर डॉक्ट्रिन है हमारी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमने इंडियन ओशन के लिए निकाल रखा है। ठीक है, तो ये भी एक इसका काइंड ऑफ पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने इन कंट्रीज के साथ स्टार्ट किए हैं, एशियान कंट्रीज या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी, सॉरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो भी आ रही हैं। सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। ये मणिपुर से माय सॉत को कनेक्ट कर रहा है आपका, जो थाईलैंड में है आपका। देखो इस तरीके से ये यहां से चलेगा, है ना, जो मोरे है मणिपुर में, है ना, इस तरीके से यहां से कनेक्ट होगा मोए सोत जो है आपका यहाँ पे वो है। तो इसको इस तरीके से पूरा का पूरा ये हाईवे ट्राइलेटरल बन रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये है आपका इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इंडिया काफी ज्यादा अमाउंट में इसमें क्या है पैसा आपका पुट इन कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है भाई, जो इंडिया के देखो ये जो है कोलकाता, इसको देखो लिंक कर रहा है। यहां से क्या है मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। देखो ये मल्टी मोडल का मतलब है कि अलग अलग मोड्स होंगे, जैसे कि शिप से भी जाया जाएगा, है ना, प्रोडक्ट्स को भेजा जाएगा, साथ में रेल लिंक्स भी होंगे, रोड लिंक्स भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करा जा रहा है। तो कोलकाता जो है वहां से देखो सी रूट के थ्रू आप ऐसे करके यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे कौन सी जगह है, सितवे पोर्ट जो है आपका म्यांमार का, यहाँ पे आप पहुंचोगे। यहां से आप क्या करोगे, ये जो रिवर है कालादान रिवर, इसके थ्रू, है ना, जो आपका है वाटरवेज के थ्रू आप ऊपर जाओगे, प्लेटवा तक पहुंचोगे। फिर प्लेटवा से जो है आपका यहाँ पे जो रोड स्टार्ट हो जाता है और ये आपका कहां तक पहुंचाएगा आपको, ये पहुंचाएगा आपको आइजवाल तक। ठीक है, इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है वहां तक, और वहां से ऊपर आइजवाल तक ये पहुंचाएगा मिजोरम में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसको कनेक्टिविटी भी इंश्योर कराई जा रही है, वहां की डेवलपमेंट भी इंश्योर कराई जा रही है। देखो रोड अगर आ गया ना तो रोड जो है वो डेवलपमेंट इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से यहां पे ये चीजें करी जा रही है। डिफेंस एक्सरसाइजेज की अगर बात करें तो मालाबार एक्सरसाइजेज है ना, जो इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज जिसको कि क्वाड एक्सरसाइज भी बोला जाता है। सिम्बेक्स है इंडिया सिंगापुर के बीच में, है ना, इस तरीके की एक्सरसाइजेज है। और देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हम कर रहे हैं जापान के साथ, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है ना, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ये भी हमने चलाया हुआ है। बट स्पेसिफिकली अगर बात करें, है ना, तो जापान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो ये है। इस तरीके से यहां से देखो मुंबई से देखो यहाँ पे आपका अहमदाबाद, है ना, साबरमती तक यहाँ तक क्या पहुंचाई जा रही है, बुलेट ट्रेन यहां से जाएगी। और ये जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपके स्टेशंस दिखाए गए हैं कि इन स्टेशंस के थ्रू जाएगी बुलेट ट्रेन। ठीक है, चलिए 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जाएगी। और देखो हम यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन भी दिखाते हैं किसके साथ, क्वाड के साथ। देखो ये हो गए छोटे मोटे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। अब यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वहां पे प्रॉपर के सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन में हम क्या कर रहे हैं, है ना, फिर इकोनॉमिक में हम क्या कर रहे हैं, कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप आराम से इस फाइल को पढ़ना, यहाँ पे आपको बहुत भर भर के एग्जांपल्स मिलेंगे। देखो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है सागर इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया एशियन मैरीटाइम कॉपरेशन एग्रीमेंट 2019 में देखो यहाँ पे हुआ। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, मालाबार टाइगर ट्रायम्फ, है ना, टाइगर कब एयर एक्सरसाइज, ये हाँ यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस, है ना, मिसाइल के, जैसे कि मैंने आपको बताया। दिल्ली डायलॉग देखो एनुअल इंडिया एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों को यहां से देख सकते हो। अगर इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन की बात करी जाए तो यहां पे देखो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की यहां पे बात होती है।
कालाधाम मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है अभी हमने जो पढ़ा, जो इंडिया के कोलकाता को है ना सितवे पोर्ट से जोड़ता है और म्यांमार से फिर कहाँ जाया जाएगा, मिजोरम जाया जाएगा। अगरतला अखुआरा रेल लिंक है जो आपका त्रिपुरा को बांग्लादेश के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विसेज, देखो 2014 में ये हुआ, मैंने आपको बताया था पहले भी। इसके बाद एशियान इंडिया कॉर्पोरेशन फंड यहां पे बनाया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट यहां पे इसके लिए ये किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रीन फंड जो है यहां पे बनाया जा रहा है, देखो R&D के लिए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आप आंसर में कोट करोगे। देखो ब्रॉड एस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर ब्रॉडर सेंस में पूछा गया। हाँ, अगर तो इसी के स्पेसिफिक क्वेश्चन आया फिर तो आपको बताना पड़ेगा, देखो है ना। बट लेस लाइकली है कि इतना पुराना प्रोजेक्ट 2014 का पूछा जाएगा। रीसेंट एक्टिविटीज जो हो रही हैं उस पर डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, बट जो पुराने हैं उसमें डिटेल में लेस लाइकली है। आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो रहती है, बट लेस लाइकली है। आप इतनी ज्यादा एनर्जी वहां पे वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पे बस आप इनका ना काम याद रखो कि कब हुए थे। 2014 में सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या हुआ था, यहां पे इंडिया एशियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, गुड से रिलेटेड पहले हो चुका है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बस आपको एग्जांपल्स के तौर पे इनको यूज करना है, देखो है ना। चलिए यहां पे अगर देखें हम, इंडिया जो एशियान है बिजनेस काउंसिल है, एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल एंड इनोवेशन फॉर्म है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ये हमारे कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर बात करें तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चलाया गया था ताकि हम यहाँ पे सप्लाई कर सके कोविड-19 की वैक्सीन एशियान और इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव आपको याद रखना है। इसके बाद प्रोजेक्ट मौसम यहाँ पे देखो चलाया गया है ना, रिकनेक्ट इंडियाज ओशन मैरीटाइम कल्चरल हेरिटेज विथ 39 कंट्रीज, ठीक है। ये चीज देखो यहाँ पे हेरिटेज रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ टेम्पल्स हैं, मायसन टेम्पल है आपका वियतनाम में, बगन पगोड़ा है आपका म्यांमार में, वाट पो है आपका लाओस में, है ना। इस तरह के जो टेम्पल्स हैं पुराने टेम्पल्स उनको रिस्टोर करने का काम यहाँ पे चलाया गया है, हेरिटेज रिस्टोरेशन का। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन देखो ये भी चलाई गई है ताकि बुद्धिज्म जो हमारा पुराना मैंने आपको बताया कल्चरल कनेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में, है ना, डिजिटल और टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका यूपीआई हो गया, है ना, कितना फेमस है, वाया इंडिया एशियान फंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल तक क्या करने वाले हैं, हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देखो कोलैबोरेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, तो ये सारी यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो गई। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन टेक्निकल एजुकेशन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे ट्रेनिंग दी जाती है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम यहाँ पे, ताकि लोगों की यहाँ पे स्किल्स बिल्ड की जा सके, ठीक है। मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक इन लिंकिंग इंडियाज ईस्ट कोस्ट विद मैकोंग कंट्रीज, ठीक है, ठीक है। मैकोंग यहाँ पे एक रिवर है, उस जो कंट्रीज से ये रिवर पास होती है उनके साथ हमारे को कॉर्पोरेशन बढ़ाना है, ठीक है। तो इतने सारे इनिशिएटिव्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप ये जो पूरा डाटा है उसको वहां पे यूज कर सकते हो। आपके पास इनफ डाटा है अब इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा और यहाँ पे अच्छे से टेबल बना के आपको बता दिया है। जैसे कि देखो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, इसका जो पर्पस है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अगरतला कुवारा है, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंडिया एशियान डिजिटल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए है, मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ITEC है आपका जो ये हो गया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन हो गया, बिम्स्टेक इनिशिएटिव हो गया, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये जो इनिशिएटिव है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट चलाया गया। ये जो एक तरीके से ये बिम्स्टेक भी एक तरीके से बॉडी है ना, इसके बारे में किसी और सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन की जो बॉडी है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसकी क्या क्या अचीवमेंट रही है, किस तरीके से इसने इंडिया को हेल्प करा है उसकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहले तो देखो
इंडिया को पोजीशन करा है एज सेंट्रल इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन की मैं सेंट्रलिटी में किसको एस्टेब्लिश करा है, इसने इंडिया को एस्टेब्लिश करा है। सपोर्ट टू फिलीपींस इन साउथ चाइना सी, है ना, हमने देखो बताया कि फिलीपींस को हमने क्या दिया है, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करे हैं, ठीक है, और ये फिलीपींस ही हैं जिसके आइलैंड जो हैं कब्जा किए हुए हैं चाइना ने। क्लोजर डिफेंस टाइज विद जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ हमारी डीप टाइज बन गई है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इसमें हेल्प करी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ, अपग्रेड किया है उसको, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, जापान, है ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इनके साथ हमने क्या करी है, अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड करा है। स्ट्रेंथनिंग सब रीजनल ग्रुपिंग्स, सब रीजनल ग्रुपिंग्स भी इसकी वजह से बड़ी हैं, स्ट्रेंथन हुई है, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया। इसके बाद इंप्रूव्ड नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन भी बढ़ी है, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा उसकी इंटीग्रेशन बढ़ी है, जैसे कि इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है, कनेक्टिविटी टू एशियन मार्केट्स है, यहाँ पे ये देखा हमने। डीपन कल्चरल एंगेजमेंट बुद्धिस्ट लिंकेज प्रोग्राम के तहत, और बूस्ट टू ट्रेड इनोवेशन एंड डिजिटल कॉर्पोरेशन विद एशियान, ठीक है, यहां पे ये ट्रेड और ये सारी चीजें बड़ी हैं। तो ये आप पॉजिटिव आउटकम्स लिख सकते हो यहां पे किसके, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। देखो पेपर में ये भी आ सकता है कि कंपैरिजन किया जाए लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ठीक है, तो इस तरीके से अगर कम मार्क्स में आएगा तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, टेबल बना सकते हो। अगर ज्यादा मार्क्स में आएगा तो इसमें और कंटेंट आप भर सकते हो ऊपर जो हमने पढ़ा उससे। देखो कब लॉन्च, किसने लॉन्च करी थी, नरसिम्हा राव ने ये लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में नरेंद्र मोदी ने। फोकस क्या था, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ानी है साउथ ईस्ट के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कल्चरल टाइज बढ़ानी है, हमने पढ़ लिया है ना। ज्योग्राफिकल स्कोप क्या है भाई, साउथ ईस्ट एशिया ओनली फोकस था यहाँ पे एशियान भी फोकस था, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी फोकस था, उसको भी डेवलपमेंट करने की बात हो रही थी। सिक्योरिटी डायमेंशंस लिमिटेड, यहाँ पे सिक्योरिटी की ज्यादा बात नहीं करेगी, डिफेंस पार्टनरशिप भी ज्यादा नहीं करेगी, बट यहाँ पे मैरीटाइम और डिफेंस पार्टनरशिप यहाँ पे ज्यादा देखी गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, है ना, इन एम्फेसिस था वो यहाँ पे बहुत कम था, बट यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मैंने बताए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, अगरतला अखुवारा रेल लिंक जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करा गया। अप्रोच क्या थी, यहाँ पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट की थी, यहाँ पे एजर्टिव एक्शन ओरिएंटेड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच यहाँ पे अपनाई गई। आउटकम क्या हो गया, यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक टाइज बढ़ी, और यहाँ पे आउटकम क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ी इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, आराम से आप इसको पढ़ना, है ना, और यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, है ना, और फिर आप जो है हमारे जो टेस्ट पोर्टल है उसके तहत ये आप जो आंसर है इसको भेज सकते हो, फिर इनको चेक करके आपको इवेल्युएट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज बताऊं। सबसे पहले तो आपका जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको जो ये डायरेक्टिव वर्ड्स हैं इनका पता होना चाहिए। आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करोगे, है ना, डायरेक्टिव वर्ड्स फॉर यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, वहां पे आपको दिख जाएगा कि जब आपसे एल्यूसिडेट पूछा है तो आप क्या लिखोगे, एग्जामिन पूछा है तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, क्रिटिकली एनालाइज है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबसे पहला काम आप आज जाके ये करोगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो है एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आपका होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होती है ना, उसके बाद बॉडी होती है, और थर्ड होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो भी आपको चीजें पता है उसके बारे में, जो क्वेश्चन लिखा गया है उसके बारे में, है ना, आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स भी आपको बताने पड़ेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं हवा में बातें नहीं हो रही हैं, कुछ डाटा है। बॉडी में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, आपको क्वेश्चन को तोड़ना है, जो जो चीजें पूछी गई हैं। अगर पॉजिटिव आउटकम्स पूछे गए हैं तो पॉजिटिव आप लिखो, है ना, पॉजिटिव्स की एक हेडिंग डालो और उसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें आप उसमें अंडरलाइन करो, और वहां पे आपको क्या देना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कोशिश करना देने की। जैसे हमने इसमें पूछा, अभी इसमें देखा हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए, कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हो साथ में एग्जाम्पल दे दो। इसी तरह से नेगेटिव जो पॉइंट्स होंगे उनके रिलेटेड भी आपको पॉजिटिव इस तरह के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, और लास्ट में आपको एक बैलेंस्ड यहाँ पे क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से आपके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, है ना,
आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो और इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे हमारे टेस्ट सेल पे भेज देने हैं। वी विल इवेल्युएट दीज क्वेश्चंस और आपको ये क्वेश्चंस वापस भेजे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। आई होप आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का थोड़ा आइडिया लगा होगा और ये भी आइडिया लगा होगा कि हम कोर्स में किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस या फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।